नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। निवेश से सही रिटर्न पाने के लिए सही एसेट क्लास को चुनना बेहद जरूरी है। कई बार किसी एक एसेट क्लास में जरूरत से ज्यादा एलोकेशन से हम या तो पोर्टफोलियो अग्रेसिव बना लेते हैं या फिर कंजर्वेटिव। आज आपको बताएंगे एसेट क्लास को चुनने के क्या हैं पैमाने। इस पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ दो खास एक्सपर्ट्स हैं, हेमंत रुस्तगी, सीईओ वाइज इन्वेस्ट, और प्रवीण बाजपेयी, फाउंडर फिनफिक्स। हेमंत जी और प्रवीण, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत ज़रूरी हो जाता है समझना इस चीज़ के साथ कि आपको कहाँ पर निवेश करना चाहिए। हम यूजुअली कहते हैं कि किस फंड में आप निवेश करें, पर एसेट क्लास का जो सिलेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके आगे रिटर्न पैटर्न को डिसाइड करने में। अगर हेमंत जी मैं आपसे पहले समझूं कि जब हम एसेट क्लास को चुनते हैं क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है और वो कैसे एक बेस तैयार करता है हमारे आगे वाले आगे होने वाले रिटर्न्स के लिए। जी स्वाति, आपने बिल्कुल सही कहा। एक्चुअली जब भी हम अपना इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू करते हैं तो पहला कदम होना चाहिए कि हम देखें हमारी एसेट एलोकेशन क्या है। और एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है? एसेट एलोकेशन का मतलब ये है कि जब अपनी इन्वेस्टमेंट आप डिफरेंट एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, अगर हम देखें कि कौन सी एसेट क्लासेस हैं जो हमारे इन्वेस्टर्स के लिए पॉपुलर है, वो इक्विटी है, डेट है, गोल्ड है, उन तीनों में किस तरीके का निवेश किया जाए। और मैं कहूंगा ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसेट एलोकेशन जो है कहीं ना कहीं आपको ये बताता है कि आप अपने पोर्टफोलियो में किस तरह का रिस्क ले रहे हो। जैसा एसेट एलोकेशन होगा उतना ही रिस्क होगा और उसी का ही उतना ही आपका रिटर्न का पोटेंशियल होगा। तो जब आपको ये क्लैरिटी है, जब आप एसेट एलोकेशन करते हैं तो आपको पता है कितना रिस्क ले रहे हैं, कितना रिटर्न आपको मिलेगा। तो जो डिसअपॉइंटमेंट होती है, या जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी हम एक ही एसेट क्लास पे बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं, बहुत ही ज्यादा रिस्की बना देते हैं, या उसको बहुत ही कंजर्वेटिव बना देते हैं, तो उस चीजों को आप अवॉइड करते हैं। तो मुझे लगता है कि जैसा मैंने कहा कि एसेट एलोकेशन एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए और उसके लिए भी एक प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप रेंडमली इसको चुन सकते हैं। उसके थंब रूल भी होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि 100 माइनस आप अपनी एज देखेंगे और जो बाकी जो है वो आपका इक्विटी एलोकेशन होना चाहिए। बट वो थंब रूल है, वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल सिचुएशन को नहीं दिखता है। तो आपके गोल्स कितने हैं, आपके पास समय कितना है, किस इन्वेस्टमेंट को आप लंबा समय दे सकते हैं, तो वो इक्विटी में जाए। अगर आपको सेफ्टी और कैपिटल देखना है तो डेट में जाए। अगर आपको ग्रोथ और सेफ्टी दोनों चाहिए तो फिर आप हाइब्रिड को देखते हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं जब आप एसेट एलोकेशन से शुरुआत करते हैं तो आप अपनी रिस्क जो है उसको डिफाइन कर देते हैं। गलती क्या करते हैं इन्वेस्टर के, सीधे सीधे अगर फंड पे पहुंच जाएंगे तो फिर जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत ही रैंडम चॉइस होती है और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि या तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है या फिर बहुत कम पोटेंशियल होता है उस पोर्टफोलियो में काम करने का। तो आई थिंक एसेट एलोकेशन किसी भी निवेशक के लिए सबसे पहला कदम होना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरू करने के लिए। बिल्कुल, तो एसेट एलोकेशन बहुत ज़रूरी किसी भी निवेश का आधार तय करता है एसेट एलोकेशन। पर ये सब मालूम होने के बावजूद प्रवीण, जो एक बिहेवियर है यूजुअली हम देखते हैं, आप कुछ डेटा के जरिए अगर हमें बता पाएं है क्या, अगर हम डिफरेंट एसेट क्लासेस और उसके रिटर्न को अगर पिछले कई सालों में अगर कंपेयर करें, एट द सेम टाइम अगर हम भारत में निवेशकों के इन्वेस्टमेंट पैटर्न को अगर समझे कि कहां पर ज्यादा निवेश किया जाता है, तो क्या मालूम चलता है? जी। नमस्कार स्वाति जी। बिल्कुल जैसे हेमंत जी ने अभी एक्सप्लेन किया कि एसेट एलोकेशन बेसिकली नींव है किसी भी पोर्टफोलियो की। और अगर हम इंडियंस के ज्यादातर पोर्टफोलियोज को देखें तो हम वहाँ देखते हैं, जो हमें आंकड़े बताते हैं कि हमारे पास, अगर हम जो फाइनेंशियल एसेट्स है पहले सिर्फ उनकी बात करें, हम यहाँ पे गोल्ड और रियल एस्टेट को हटा दें। फाइनेंशियल एसेट्स में देखते हैं हम स्वाति जी, दैट जो पूरा रुझान है वो ज्यादा फिक्स्ड इनकम प्रोडक्ट्स और कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आपके प्रोविडेंट फंड्स, ईपीएफ और स्मॉल सेविंग स्कीम्स की तरफ रुझान है, यानी कि कंजर्वेटिव आउटलुक रहा है इन्वेस्टमेंट्स का। अगर हम आरबीआई के 2022-23 के आंकड़े देखें तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वहां पे करीबन 37% हम देखते हैं कि बैंक डिपॉजिट्स में पैसा पड़ा है इन्वेस्टर्स का। प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड जो हो गया ईपीएफ एंड पीपीएफ, वहां पे करीबन 22% पड़ा है। लाइफ इंश्योरेंस में 18% है। वहीं स्मॉल सेविंग्स में करीबन 7% है।
अगर हम म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी, डायरेक्ट इक्विटी को देखें तो म्यूचुअल फंड्स ने तो भी काफी एक डिसेंट जो एक परसेंटेज है उसको हासिल किया है कुछ सालों में, और अब जाके वो करीबन 6% पे है, जो बाकी अगर हम फिक्स्ड इनकम एसेट्स देखें तो उसके कंपैरिजन में बहुत कम है, पर तो भी एक इम्प्रूवमेंट है। और डायरेक्ट इक्विटी में अगर देखें तो तकरीबन 1% पैसा इंडियंस का पड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर हम पुरानी आरबीआई की रिपोर्ट्स देखें तो जो रियल एस्टेट और गोल्ड है उसमें करीबन 85% तक इंडियंस का पैसा एक्चुअली लॉक्ड अप है। और ओवरऑल स्वाति जी, इस टाइम पे जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं इंडिया में, जिनको अभी हमने देखा, फाइनेंशियल एसेट्स इंडिया के जीडीपी का करीबन सिर्फ 5% है इस टाइम पे, जो डेवलप्ड मार्केट्स के कंपैरिजन पे काफी कम है। जब हम एक तरफ ये देखते हैं कि इंडियंस इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, वहीं अगर हम कुछ पुराने सालों के रिटर्न्स देखें एसेट क्लास के हिसाब से, तो हम देखते हैं कि इक्विटीज ने करीबन, अगर हम 1980 से देखें रिटर्न्स, तो 15 से 16% का रिटर्न दिया है। सोने ने करीबन 10 से 11% का रिटर्न दिया है। वहीं बैंक एफडीज ने करीबन 8% का रिटर्न दिया है। तो जबकि इक्विटीज आउटवे करती हैं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स, तो भी अभी एक न्यूअर एक्सपोजर है बहुत सारे निवेशकों के लिए। और आज भी इंडिया में बहुत इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास, चाहे म्यूचुअल फंड्स के थ्रू हो या डायरेक्ट इक्विटीज के थ्रू हो, इक्विटीज में कुछ भी एक्सपोजर नहीं है। और इसमें बदलाव की जरूरत है स्वाति जी, क्योंकि जिस दौर में हम हैं, हम हाई इन्फ्लेशन को देख रहे हैं अपने लाइफस्टाइल में और बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स में हमारी जिंदगी के। बिल्कुल। इनफैक्ट अगर इसी इन नंबर्स को ही अगर रेफरेंस में लें हम हेमंत जी, अभी भी ज़्यादा भरोसा, और ये अलग अलग रिपोर्ट्स के ज़रिए सामने भी आया है कि जो ट्रेडिशनली जो इंडियंस हैं वो ये ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि बैंक डिपॉजिट में पैसे रख लिए, पीपीएफ में पैसे डाल दिए और म्यूचुअल फंड में निवेश हो गया, जो कि थोड़े से अग्रेसिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं। वहाँ का जो प्रतिशत है वो अभी भी काफ़ी कम है। पहले के मुकाबले बेहतर ज़रूर हुआ है, लेकिन टोटल जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न का वो बहुत ही छोटा हिस्सा है। इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट पैटर्न है या इक्विटी में जो इन्वेस्टमेंट करना वो ज़रूरी क्यों हो जाता है आजकल के टाइम में? क्योंकि हम एसेट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हम एक एक करके हर एसेट की बात करेंगे, पर वाई स्पेशली इक्विटी? इक्विटी से ऐसा क्या होता है विद इन ऑल द एसेट क्लासेस जो कि एक पोर्टफोलियो को अच्छा खिलने का टाइम देता है? आई थिंक स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक होता है रिस्क और एक होता है रिवॉर्ड। हमारे देश में जब हम रिस्क की बात करते हैं तो ज्यादातर इन्वेस्टर्स जो हैं उनको रिस्क लगता है सेफ के, कैपिटल कम नहीं होनी चाहिए हमारी, जो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है, आप नहीं चाहते कि वो पैसा कम हो कभी भी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी जब हमारा समय लंबा हो, 10 15 20 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो हमें, तो फिर सेफ्टी ऑफ कैपिटल उतना बड़ा इशू नहीं होता है जितना बड़ा इन्फ्लेशन होता है, यानी महंगाई दर होती है। तो जब हम उस एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं तो हमारा फोकस जो है पूरा ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट पे रहता है, क्योंकि आप सिर्फ ग्रॉस रिटर्न देख रहे हैं, आप जो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, यानी ग्रॉस रिटर्न माइनस इन्फ्लेशन माइनस टैक्सेस, वो नहीं देख रहे हैं आप। तो यही कारण है, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, कि हमारे देश में अभी भी ज्यादातर इन्वेस्टर जो है वो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करते हैं। अब इक्विटी इसलिए जरूरी है कि जब आप स्पेशली जब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि वहां पे इन्फ्लेशन एक बड़ा रिस्क है। वो इसलिए बड़ा रिस्क है क्योंकि जो गोल्स होते हैं हमारे लॉन्ग टर्म के, जैसे मान लीजिए बच्चों की पढ़ाई, राइट, वहां पे इन्फ्लेशन दर हमारे देश में से अराउंड 10 to 12%। नॉर्मल इन्फ्लेशन जो है, अगर हमें रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है तो वहां पे 7% आप लेके चल सकते हैं। अब जब आपको अगले 15-20 साल में इन दोनों गोल्स, जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्स हैं आपके, उनके लिए अगर आपको कॉर्पस बनाना है, तो जब आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका पैसा ग्रो हो रहा है, साथ में महंगाई दर भी बढ़ रही है, उनकी भी लागत बढ़ रही है, तो आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाना पड़ेगा, ऐसी एसेट क्लास पे पैसा लगाना पड़ेगा जहां पे जो रिटर्न आपको मिल रहा है, जो ग्रोथ हो रही है आपके पैसे की, इससे ज्यादा हो। तो जब हम एजुकेशन इन्फ्लेशन 10 से 12% की बात करते हैं, पोस्ट टैक्स अगर हम नेट बात करें 7% इन्फ्लेशन की, तो इक्विटी ही एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें ये पोटेंशियल है कि वो आपको इस तरह के रिटर्न दे। तो इसीलिए स्पेशली जब आप, जैसा मैंने कहा, लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी जैसी एसेट क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि वॉलेटिलिटी जो है स्टॉक मार्केट के अंदर वो एक नेचुरल फिनोमिनन है, समय समय पे
मार्केट वॉलेटाइल होती है, और शायद एक यही कारण है जिसने काफी सारे इन्वेस्टर्स को हमारे देश में परसेप्शन इशू की वजह से इक्विटी से बाहर रखा है। तो जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, अपने आप को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपका पैसा महंगाई दर से ज्यादा बढ़े, जितना कॉर्पस आपको मिलना चाहिए वो आपको मिले, लेकिन उसके लिए ये डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है कि आपकी टाइम कमिटमेंट हो, जो आपने समय निर्धारित किया है उसको आप कमिटेड रहें और एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट करें। खाली इक्विटी में रेंडमली इन्वेस्ट करने से आपका जो सही मायने में इक्विटी का जो पोटेंशियल है वो आपको नहीं मिलेगा। उसके साथ में उतना ही जरूरी है कि आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आपका जो डिसिप्लिन है, वो भी बना। तो यही एक इंपॉर्टेंट कारण है कि इक्विटी किसी भी इन्वेस्टर के, स्पेशली जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हो, आपके पोर्टफोलियो का बहुत अहम हिस्सा होना चाहिए। राइट। बिल्कुल। और इनफैक्ट मैं प्रवीण आपसे जानना चाहती हूँ कि जब हम लॉन्ग टर्म गोल्स की बात करते हैं, जैसा हेमंत जी ने भी बताया कि महंगाई की जब बात होती है, अब सिर्फ महंगाई नहीं है, अगर आप बच्चों की पढ़ाई के लिए निवेश कर रहे हैं तो वहां पर तो एजुकेशन इन्फ्लेशन भी जुड़ जाती है। तो ये जो पूरा गणित है वो किसी के इन्वेस्टमेंट का बिगड़ जाता है। अगर कोई आज से 15 साल के बाद का एक गोल सेट करता है, बच्चे की पढ़ाई का ही सही, उसमें एजुकेशन इन्फ्लेशन और महंगाई दर भी जुड़ जाती है, तो लगभग अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करके, क्योंकि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि सही एसेट क्लास कैसे चुने, तो कैसे आप अगर थोड़ा मैथमेटिकली हमें बताएं कि आप अगर आपने इक्विटी से वो पैसे कमाने की सोची, यहाँ पर किसी एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से पैसे कमाने की सोची, तो लगभग कितना महीने में आपको कितना निवेश करना पड़ जाएगा, तो वो डिफरेंस हमें मालूम चल जाएगा कि इक्विटी एक्चुअली क्यों लंबे समय के लिए कारगर है। जी जी, जैसे अभी आपने बोला, हेमंत जी ने बोला है स्वाति जी, कि इन्फ्लेशन को हमें बीट करना बहुत जरूरी है। और एजुकेशन इन्फ्लेशन हमारी, अगर हम जो नॉर्मल लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ऑलमोस्ट डबल है। अगर हम 12% का एक एजुकेशन इन्फ्लेशन देख रहे हैं, और इसका पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि 2009 में IIM अहमदाबाद की जो फी थी वो करीबन 4.5 लाख थी, और 2024 में आज हम हैं, इस जो IIM अहमदाबाद की फी नियरिंग 25 लाख हो गई है, जो करीबन 12.5% के करीब सालाना बढ़ी है। एंड ऑफ कोर्स अगर हम एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें तो ये क्लोज टू 500% इंक्रीज है एक्चुअली फी में। अगर हम इसी टाइप का एक एग्जांपल लें, और आज माने कि आज आपके बच्चे को इंजीनियरिंग करानी है या कोई दूसरा कोर्स कराना है, और हम 4 ईयर के कोर्स के लिए माने कि 7.5 लाख आपका 1 साल का लगेगा, 31 लाख का आपका मान लीजिए टारगेट है जो आपको बनाना है। आज से 15 साल बाद वो टारगेट 12% के इन्फ्लेशन के हिसाब से करीबन 1 करोड़ 64 लाख का हो चुका होगा। और उसको अगर हमने अचीव करना है, मान लीजिए हमने 7% पे पीपीएफ में पैसा डाला, पीपीएफ में क्योंकि हमारी लिमिटेशन है, उसके साथ मान लीजिए हमने सुकन्या समृद्धि भी कर लिया, और उसके साथ हमने एफडीज भी कर लिया, सारा कुछ मिला के हम करीबन एक एवरेज अगर 7% का रिटर्न लेके चले, तो महीने में करीबन 52,500 की एसआईपी उनको करने की जरूरत है, जितना उनको एक मंथली एलोकेशन करना होगा इन फिक्स्ड इनकम। यही अगर हम इक्विटीज में एक लार्ज कैप का एग्जांपल लेके चले, जहां पे हम एक आराम से निफ्टी 50 का हम देख रहे हैं कि 12% का हम रिटर्न लेके चल सकते हैं, वहां जितना उनको इन्वेस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है वो करीबन 18,000 से कम हो जाती है, यानी कि उनको सिर्फ 34,500 की इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और अगर हम थोड़ा सा रिटर्न अधिक लेके चले यहाँ पे 14% तक का, तब उनको सिर्फ 29,000 रुपए महीने की निवेश की रिक्वायरमेंट है। तो स्वाति जी, जहां पे हम एक ऐसे सेटअप में हैं कि हमारे निवेश दूर हैं और हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, वहां पे सही एसेट एलोकेशन का चुनाव करने से हमारा जो पैसा है, जो हर हाउस होल्ड बड़ी मुश्किल से अपनी एक सेविंग निकालता है, उसको हम ऑप्टिमली यूज कर सकते हैं। बिकॉज जो ये गैप बन रहा है हमारे पास 18,000 का, मान लीजिए, इसको अगर हमने अलग से इक्विटी में लगाया तो यह हमें एक अलग से करीबन 80 to 90 लाख की रकम खड़ी करके दे सकता है, जो उनके चाहे अपने रिटायरमेंट गोल के लिए यूज हो सकती है या किसी और गोल के लिए यूज हो सकती है। इसीलिए जो सही एसेट, बिल्कुल सही कहा आपने प्रवीण। एसेट का चुनाव, कुल मिलाकर अगर समझा जाए, एसेट एलोकेशन एक तरीके से एक निवेश की ऐसी थाली है जिसमें हर एक न्यूट्रिएंट का होना जरूरी है। जैसे हर एक एसेट क्लास का होना जरूरी है, चाहे पर इक्विटी हो, फिक्स्ड इनकम हो, डेट हो या फिर रियल एस्टेट हो। बाकी एसेट क्लासेस की भी खासियत की चर्चा करेंगे, और एक एसेट क्लास जिसमें तमाम एक ऐसी कैटेगरी जिसमें तमाम ऐसे एसेट क्लासेस का मिश्रण है, उस पर भी बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।
कैसे चुने सही एसेट क्लास, इस पर चल रही है खास चर्चा। हेमंत रुस्तगी, प्रवीण वाजपेयी हमारे साथ हैं। कई लोगों के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आखिरकार एसेट क्लास का चुनाव करना है तो सही तरीका क्या हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में इसका भी इलाज है। हेमंत जी, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें हर एक एसेट क्लास का समावेश होता है। क्या जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होती है, जो कैटेगरी होती है, क्या इससे हर एक एसेट क्लास का एक्सपोजर लिया जा सकता है? क्या ये एक सही तरीका माना जाए? इस बात पे आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, म्यूचुअल फंड जो है वो मल्टी एसेट फंड्स ऑफर करते हैं। तो जो सेबी की जो डेफिनेशन है उसमें ये कहा गया है कि उसमें कम से कम 3 एसेट क्लासेस होनी चाहिए और तीनों में मिनिमम 10% का एक्सपोजर होना चाहिए। अब वो डिफरेंट तरीके के फंड हैं, यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटजी वाले फंड हैं। कहीं पे तीसरी एसेट क्लास जो है डेट इक्विटी के साथ गोल्ड हो सकती है, कहीं पे इंटरनेशनल इक्विटी हो सकती है। तो आई थिंक अलग अलग तरीके के फंड्स हैं जहाँ पे डिफरेंट स्ट्रेटेजीज हो सकती है। अब ये एज ए स्ट्रेटेजी अगर मैं कहूँ तो एक मल्टी एसेट फंड एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, लेकिन वो हर इन्वेस्टर के लिए सूटेबल नहीं है। उसके कारण है, एक तो ये कि अगर आप ऐसे निवेशक हैं, नए निवेशक हैं, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड को, आप चाहते हैं कि डिफरेंट एसेट क्लासेस में आपका पैसा जाए, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है अपने टाइम होराइजन के बारे में, आप जैसा मैंने कहा समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट किस तरीके से काम करता है, तो आपके लिए वो सही है, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कितना पैसा डिफरेंट एसेट क्लासेस में लगाएं। दूसरी तरफ अगर आप ऐसे जानकार निवेशक हैं जिन्होंने अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो किया, यानी आपने डिफाइन किया है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को, तो वहां पे जो मल्टी एसेट फंड्स हैं वो बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं आपके लिए कुछ कर पाएंगे। स्पेशली अगर आप मान लीजिए 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इक्विटी पे फोकस कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो जहाँ पे सेफ्टी और कैपिटल प्रायोरिटी है आपकी, तो वहां भी मल्टी एसेट फंड नहीं चलेगा। हाँ, मीडियम टर्म के जो गोल होते हैं 5-7 साल के, जैसा मैंने पहले भी कहा कि वो आपको एक हाइब्रिड तरीके का पोर्टफोलियो चाहिए, वहां पे अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। तो इसकी यूटिलिटी जरूर है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता कि आप पूरा का पूरा पोर्टफोलियो मल्टी एसेट फंड में लगा दीजिए और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। शुरुआती दौर में लगा सकते हैं, मीडियम टर्म के लिए लगा सकते हैं, पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप पूरा पोर्टफोलियो आप मल्टी एसेट में लगाएंगे। आपका प्रोपोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरा 50 लाख का पोर्टफोलियो है, मैंने 5 लाख रुपए अगर मल्टी एसेट में लगाए तो वो मेरे लिए किसी भी तरीके का कोई पर्पस सॉल्व नहीं करेगा। तो आई थिंक यूटिलिटी जरूर है, लेकिन आपके लिए यूटिलिटी एज एन इन्वेस्टर है कि नहीं उसको आपको देखना है, और ये हर प्रॉब्लम या हर रिक्वायरमेंट का डेफिनेटली सोल्यूशन नहीं। बिल्कुल। क्योंकि मल्टी एसेट एलोकेशन की बात हो रही है, प्रवीण आपसे आखिरी सवाल ये होगा कि कैसे इस फंड में तय होता है कि कौन से एसेट क्लास में कितना एक्सपोजर रखने की जरूरत है एक निवेशक के समझ के लिए? बिकॉज अगर वो हर एक एसेट क्लास में थ्रू एक म्यूचुअल फंड अगर एक्सपोजर चाह रहे हैं तो उनको क्या जानकारी होनी चाहिए? जी, स्वाति जी, जैसे अभी हेमंत जी ने बोला कि आपका खुद का जो एसेट एलोकेशन है वो आप डिसाइड करें डिपेंडिंग ऑन योर गोल्स, आपके कितने दूर हैं, आपके पास कितना टाइम होराइजन है, आपकी क्या रिस्क एपेटाइट है। और ब्रॉडली हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप गोल बेस्ड प्लानिंग कर रहे हैं वो बेस्ट है, बिकॉज आपके गोल्स एक बार आपने डिफाइन कर दिए तो वो आपको ये भी बता देंगे आपके पास कितना वक्त है। अगर आपके गोल्स पास है तो आपका रिस्क एपेटाइट ऑटोमेटिकली, जो टॉलरेंस है वो कम हो जाती है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स दूर हैं तो आपकी रिस्क टॉलरेंस थोड़ी बढ़ जाती है। तो जितना आपका दूर आपके गोल्स हैं उतना आपका इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ सकता है। आपके करीब के जो गोल्स हैं वहां पे आपका फिक्स्ड इनकम में इन्वेस्टमेंट ज्यादा होना चाहिए। और मल्टी एसेट जो एज अ कैटेगरी अगर हम देखें विद इन म्यूचुअल फंड्स, तो ये मेरे ख्याल से उन निवेशकों के लिए बहुत सही है जहां पे उनका करीबन एक 3 to 5 इयर्स का होराइजन है। उनको थोड़े हायर रिटर्न्स की भी अपेक्षा है, बेटर टैक्सेशन चाहिए, और वो पूरा फिक्स्ड इनकम में नहीं लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन मिल जाता है इन्वेस्टर्स को। तो ये अपने मीडियम टर्म गोल्स के लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से कैटेगरी ऑफ फंड्स बन के निकलता है। अदरवाइज ओवरऑल एसेट एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फाइनेंशियल गोल्स को पहले सेट करें एंड देन बैकवर्ड्स आप देखिए कि आपके किस एसेट में कितना निवेश होना चाहिए। वो सबसे मेरे ख्याल से सॉलिड और एक तरीके से जो आपके फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने का बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। तो एसेट क्लास का चुनाव कैसे करें, किस हिसाब से अपने प्रोफाइल, अपने जोखिम क्षमता के अनुसार आपको एक एसेट क्लास चुनना चाहिए। ज़्यादा सिरदर्दी नहीं लेनी है तो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स भी हैं, लेकिन ध्यान रखिए आपके पोर्टफोलियो
को मेल खाता हुआ, लक्ष्य को मेल खाता हुआ ही एसेट क्लास जरूर चुनिएगा और एक मिश्रण होना, संतुलन होना बेहद जरूरी है। धन्यवाद करेंगे हेमंत जी और प्रबलीन, आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।